हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जीवन साथी। पूरे 5 साल बाद विनय अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए विनय काम करता था। विनय अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही विनय की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 4 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें रेनू को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये रेनू मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। विनय एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने रेनू के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। विनय ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। विनय अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि रेनू उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए विनय उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन रेनू बालकनी में आकर खड़ी हो गई और विनय की तरफ देखने लगी। विनय भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह रेनू को ही देखना चाहता हो। विनय से नजरें मिलते ही रेनू के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। विनय भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। रेनू सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद विनय रेनू को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। विनय यही बात दूसरी बार रेनू के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। विनय अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी विनय को मिलने आते रहे और रेनू को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली रेनू इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय रेनू के। विनय चाहता था कि रेनू भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद रेनू ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त विनय और रेनू अच्छे से मिल पाए। विनय रेनू के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने रेनू को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। रेनू सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो रेनू तुरंत उठकर उसको दूध पिलाने के लिए चली गई। विनय कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो विनय उठा और रेनू को पुकारने लगा। जब रेनू पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। विनय बाद में रेनू को देखने बाहर गया तो देखा
रेनू उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब विनय सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि रेनू ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। विनय अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि रेनू से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही रेनू की मदद करना शुरू कर दिया था। विनय के हाथ बटाने से रेनू को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। विनय ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि रेनू अब वो रेनू नहीं रही थी जिसे विनय शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये रेनू तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। विनय रेनू को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। विनय का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके विनय को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर रेनू को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। विनय हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने विनय को समझाया था, विनय भी उनकी बातों में आ गया। अब विनय रेनू की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने विनय को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। विनय ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। जितना विनय कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद विनय ने यह फैसला किया कि वह अब रेनू के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर रेनू भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी विनय को इजाज़त दे दी। विनय चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब रेनू नौकरी करती और विनय घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। रेनू घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की विनय के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी रेनू का हाथ न बटाया करता। विनय अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी रेनू उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। रेनू तो बीमार थी, लेकिन एक बार विनय बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल में विनय के पास सिर्फ रेनू थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे विनय को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो रेनू के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो रेनू का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उसे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि रेनू के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था।
विनय को अब अपना दर्द रेनू के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू विनय के आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए रेनू से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।